नमस्कार। सीईसी गुरुकुल व्याख्यान श्रृंखला में आज आपका पुनः स्वागत और अभिवादन है। हम आधुनिक हिंदी साहित्य, उसके उद्भव, उसके विकास पर इस श्रृंखला में विचार विमर्श कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य जिसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में मानी जाती है और उसके बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन जिनकी चर्चा पहले प्रारंभिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो आधुनिक काल के प्रणेता भी माने जाते हैं, आधुनिक युग की प्रथम काव्यधारा जिसको भारतेंदु युगीन काव्यधारा से अभिहित किया जाता है, उसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो भारतेंदु युगीन कविता आधुनिक हिंदी कविता के प्रथम चरण का नाम है, परिचायक है। और उसके पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी युग कविता में आता है, जो द्विवेदी युग के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो प्रारंभिक काल हिंदी कविता के, जिसको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के रूप में जानते हैं, आधुनिक काल तक आते आते कविता की विषय वस्तु बदलती है, भाषा शैली बदलती है, विचार विमर्श के मुद्दे बदलते हैं। और प्राचीन और मध्यकाल में जो प्रशस्ति काव्य, भक्ति काव्य, प्रेम केंद्रित काव्य या निरूपण काव्य, चारण काव्य आदि, इनकी जो परंपरा थी, उससे अलग हटकर आधुनिक युग की कविता में अलग अलग काव्य धाराओं में समय सापेक्ष, संदर्भ सापेक्ष परिवर्तन हुए। कविता ने विभिन्न आंदोलनों से जुड़कर काम करना प्रारंभ किया, आत्मसात किया विषयों को। वैश्विक स्तर पर जो मुद्दे चर्चा परिचर्चा के, गंभीर विवेचन के विषय बने हुए थे, उनको भी कविता से, गद्य से, तमाम विधाओं से जोड़ने का प्रयास हिंदी साहित्य में होता रहा। तो भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग और द्विवेदी युग के बाद छायावाद, जो कि रोमांटिसिज्म के रूप में उससे मेल खाती हुई कविता, प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला, ये 4 मील के पत्थर। और फिर उसके बाद हालावाद, पंत या बालकृष्ण शर्मा नवीन या माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान आदि, एक से एक बड़ी कविता के क्षेत्र में जो पहचान थी, हस्तियां थीं, वो हमारे समक्ष आती रहीं। छायावाद के बाद की जो कविता है, उसने अनेक आंदोलनों को जन्म दिया और जो स्वातंत्र चेतना, राष्ट्रवादी चेतना, जो इन तीनों युगों में दिखाई देती है, इससे पहले भारतेंदु, द्विवेदी और छायावादी युग में, उसकी दिशा, उसके आयाम इन आंदोलनों में, जिसे हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के नाम से जानते हैं, इनमें जो राष्ट्र की चेतना थी, जो समाज और संस्कृति के प्रति सरोकार थे, वो बदलते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए हिंदी साहित्य की काव्यधारा के स्वरूप पर
उसकी दशा और दिशा पर जब हम विचार करते हैं तो उस पारंपरिक विचार को, उस संवेदना को, उस चिंतन धारा को 3 काव्य आंदोलनों ने एक नई दिशा की ओर उन्मुख कर दिया। उसी 3 काव्य आंदोलनों में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का नाम लिया जाता है। उनमें छायावाद के बाद का जो प्रथम सशक्त काव्य आंदोलन है उसे हम प्रगतिवाद के रूप में जानते हैं। अंग्रेजी का प्रसिद्ध शब्द है प्रोग्रेस, और उस प्रोग्रेस शब्द के आधार पर हिंदी में जो समभाव और समविचार का समतुल्य शब्द बनता है उसे प्रगति कहते हैं। और प्रगति का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ अगर हम लें तो वह है गतिशील होना, आगे बढ़ना, उन्नति या प्रगति करना। अब प्रगति या उन्नति में जो विश्वास रखते थे और एक दर्शन विशेष, एक दृष्टि और विचार विशेष के सहारे जो कवि इस आंदोलन से जुड़कर गतिशील होना चाहते थे और प्रगतिशील बनना चाहते थे, उन्हीं कवियों, उन्हीं रचनाकारों, गद्यकारों, लेखकों को प्रगतिशील कहा गया और वो इस आधार पर, प्रोग्रेस और प्रगति के आधार पर ऐसा समुचित भी प्रतीत हुआ। छायावादी काव्य की कल्पना अतिशयता ऐसा माना गया क्योंकि वह स्वच्छंदता की कविता थी, वह प्रकृति प्रेम और मानव प्रेम की कविता भी थी। उसमें भारतीय संस्कृति की जो गौरवशाली अतीत की पहचान है उसको रेखांकित भी किया गया था। और ऐसा कहा भी गया कि कल्पना की अतिशयता और वैयक्तिकता, क्योंकि कविता में कवि का जो व्यक्तित्व है, उसकी जो निज जीवन धारा है, उसका जो निज प्रेम है, उसके जो वैयक्तिक और पारिवारिक मुद्दे हैं वह भी कविता से जुड़ते चले गए। और उसी कल्पना, अतिशयता, वैयक्तिकता और जिसको डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, तो वह सूक्ष्मता यह छायावादी कविता में प्रचुर मात्रा में दिखाई दी। उसी प्रवृत्तिगत उपलब्धि के प्रतिक्रिया के स्वरूप में, यानी कल्पना की अतिशयता, वैयक्तिकता और सूक्ष्मता के प्रति एक तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस प्रगतिवादी काव्य आंदोलन का आगमन हुआ। यह ठीक उसी तरह जैसे द्विवेदी युगीन हिंदी काव्य की इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता, स्थूलता, इसके प्रतिक्रिया में छायावाद का आगमन हुआ था। वह जो मैत्री शरण गुप्त और उनकी कविता आदि के उस युग की कविता के बारे में कि वह तुकांत कविता है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बैठें विचारें ये समस्याएं सभी, या अहो कहो, इस तरह की और कथा कथन की एक परिपाटी, एक परंपरा जो उस युग ने स्थापित की थी, उसी की प्रतिक्रिया में छायावादी युग का और छायावादी कवियों का आगमन हुआ था।
तो द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया में छायावाद आया और छायावाद की प्रतिक्रिया में प्रगतिवाद का आगमन हुआ। छायावाद के बहुत ही सशक्त कवि गद्यकार सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं और युगांत नामक उनकी रचना वह एक तरह से युग के अंत की यानी छायावाद के अंत की घोषणा भी करती है। इसलिए शीर्षक की सार्थकता के परिप्रेक्ष्य में हम उसे देखते भी हैं। सुमित्रानंदन पंत और महाकवि निराला ये प्रगतिवादी कवियों की तरह अनुभव करने लगे थे कि छायावादी कविता कल्पना के पंखों पर उड़ रही है, सवार है और उसने यथार्थ से काफी हद तक मुख मोड़ लिया है। वह समाज से, सामाजिक मुद्दों से, सामाजिक चिंताओं से, चुनौतियों और समस्याओं से दूर हो गई है, विमुख हो गई है। ऐसा पंत और निराला छायावाद के अंत तक आते आते अनुभव करने लगे थे। पंत ने युगवाणी रचना, जो उनकी प्रसिद्ध रचना है, वहां तक आते आते जनवादी विचारधारा को आत्मसात कर लिया था, अपना लिया था। इस तरह हम देख सकते हैं कि छायावाद के ये दो सशक्त हस्ताक्षर, चार आधार स्तंभों की बात छायावाद के संदर्भ में की जाती है। प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद हैं, कवयित्री जो बहुत सशक्त विरह की कवित्री के रूप में विरहानुभूति की सशक्त अभिव्यक्ति करने वाली और हाशिए के समाज को, स्त्री चेतना को अपने साहित्य में पिरोने वाली महाकवित्री जिनको महीयसी महादेवी भी कहा जाता है। ये दो कवि आधार स्तंभ के, चार आधार स्तंभों के दो आधार स्तंभ और शेष दो सुमित्रानंदन पंत और महाप्राण निराला, इन्होंने धीरे धीरे जनवादी विचारधारा को अपनाना प्रारंभ कर दिया था। निराला की तो रचनाओं में, कविताओं में वह जो जनवादी स्वर था, वह जो प्रगतिशील चेतना थी, वह धीरे धीरे मुखर होने लगी थी। इसका सशक्त प्रमाण उनकी चर्चित और प्रसिद्ध कविता जूही की कली, जिसमें वो सामंतवादी पूंजीवादी व्यवस्था पर प्रहार करते हैं, उसे प्रश्न चिन्हों के सामने खड़ा करते हैं और उसे शोषण व्यवस्था के रूप में देखते भी हैं और उसकी व्याख्या भी करते हैं। इसलिए वो लिखते भी हैं। उनकी शैली देखिए, उनकी भाषा देखिए और कविता में प्रस्फुटित आक्रोश, जो असमानता के विरुद्ध, जो शोषण के विरुद्ध, जो पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध स्पष्ट दिखाई देता है। अबे सुन बे ओ गुलाब, अब ये जो संबोधन है ये एक तरह से उस व्यवस्था को चुनौती देने का प्रतीक बनकर आता है। अबे सुन बे ओ गुलाब, फूल मत गर पाई खुशबू, रंग ओ आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। अब ये जो कैपिटलिस्ट शब्द का प्रयोग हिंदी कविता में निराला जी जब करते हैं तो वह पूंजीवादी पूरी उस व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है
जो गरीबों के, असहायों के शोषण का काम करती है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि निराला ने इस तरह की कविताएं जब लिखी, भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर या जूही की कली, सभी कविताएं इस बात का जीवंत उदाहरण है, प्रमाण है। वह तोड़ती पत्थर में एक मजदूर वर्ग की, मेहनत मशक्कत करने वाले वर्ग की, वह गरीब स्त्री, उसकी दशा का प्रतीकात्मक चित्रण जब निराला करते हैं तो लगता है पूरी व्यवस्था को झकझोरने का काम करते हैं। वह तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद के पथ पर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। तो ये जो हथौड़े से बार बार प्रहार कर रही है, वह पत्थर तोड़ने वाली गरीब वर्ग की स्त्री, वह वस्तुतः इस पूंजीवादी और शोषक व्यवस्था पर ही प्रहार कर रही है। तो पूरा एक प्रतीकात्मक ताना बाना निराला बुनते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र याचक बनकर हाथ फैलाने वाले भिक्षुक का अद्भुत मर्मस्पर्शी और प्रभावात्मक चित्र भी निराला की काव्य मनीषा उद्घाटित करती है। एक ऐसा बिंब, एक ऐसा चित्र वो उकेर देते हैं कि कविता को पढ़ते पढ़ते ही मनः पटल पर एक चित्र अंकित हो जाता है। चाहे बात गुलाब की हो, हवा में झूमते लहराते उस गुलाब को वो उस पूंजीवादी व्यवस्था के प्रतीक व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हैं, जो खाद रूपी निर्धन व्यक्तियों का खून चूसता है, शोषण करता है और स्वतः वो डाल पर बैठकर ठंडी हवा में उन झोंकों में इतराता हुआ दिखाई देता है। या वह इलाहाबाद के पथ पर जो पत्थर तोड़ती हुई निर्धन और शोषित वर्ग की स्त्री, महिला, उसके चित्र से भी निराला ये बोध कराना चाहते हैं कि इस व्यवस्था में यह जो ऊंच नीच है, यह जो अमीरी गरीबी है, यह जो भेद है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का, ये बहुत त्रासद है, बहुत कष्टप्रद है। और इस अंतराल को, इस दूरी को कैसे भरा जा सकता है। इसलिए वो पत्थर पर जब हथौड़ा मारती है तो निराला कहना चाहते हैं कि वो इस असमानता को बढ़ाने वाली, इस अंतराल को बढ़ाने वाली व्यवस्था के मस्तक पर हथौड़ा मारती है। भिक्षुक को जो याचना करता है, जो भिक्षुक बनकर हाथ फैलाकर 2 जून की रोटी के लिए, पेट भरने के लिए पात्र अपात्र के समक्ष गिड़गिड़ाता है, उसका भी बड़ा सुंदर चित्र वो खींच देते हैं। वह आता 2 टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। अब बिंब की बारीकी देखिए, पेट और पीठ मिलकर हैं एक, दोनों मिलकर एक हो गए।
इसका मतलब वह भूख से विकल है, बिलख रहा है, उसका पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं। पेट पीठ मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इतना साहस भी नहीं है कि वो अपने पांव पर खड़ा हो सके, चल सके, इसलिए लकुटिया टेकते टेकते वो आगे बढ़ रहा है। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी धोती को फैलाता। अब ये जो वस्त्र हैं वो भी क्षीण हो गए, छिज गए, फट गए। ऐसी मुंह फटी धोती को फैलाता हुआ, याचना करता हुआ ये भिक्षुक, ये उस शोषित वर्ग का प्रतिनिधि बनकर, प्रतीक बनकर हमारे सामने आता है। तो वही निराला जो प्रेम की, जो राम की शक्ति पूजा, जो सरोज स्मृति और जो भक्ति प्रेम आदि की बड़ी सुंदर, राष्ट्रीय चेतना आदि की बड़ी सुंदर कविताएं लिख रहे थे, अचानक उन्होंने समाज की इस स्थिति को देखा, इन विद्रूपताओं को देखा, इस भेदभाव को, ऊंच नीच को देखा, तो उनकी काव्यधारा का जो मुख है वह बदल गया। साहित्य को सामान्यतः अपने युग की परिस्थितियों की उपज कहा जाता है कि जैसा परिवेश होता है, जैसा माहौल होता है, उसी तरह से साहित्य और साहित्यकार प्रेरित होता है, परिवर्तित होता है। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग साहित्य को समाज का दर्पण भी कहते हैं। प्रगतिवादी साहित्य भी अपने युग की परिस्थितियों की देन तो है, क्योंकि आज़ादी से पहले का यह वह दौर है जब भारतीय परिवेश में, परिस्थितियों में आज़ाद होने की एक तड़प भी थी, एक छटपटाहट भी थी, और फिर ये जो अमीर गरीब का ये जो याचना और दान वृत्ति का संघर्ष था, इसके प्रति एक आक्रोश भी था। इसीलिए आज़ाद देश के लिए सपने बुनने शुरू कर दिए थे। एक खुले आकाश में विचरण की परिकल्पना भारतीय युवा वर्ग ने प्रारंभ कर दी थी, और हमें लगने लगा था कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमारी जो तमाम पारंपरिक समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी और हम आज़ाद देश के वह नागरिक जो उन्मुक्त गगन में उड़ सकेंगे, विचरण कर सकेंगे। लेकिन यह सब कब होगा? जब इस अमीरी गरीबी के भेद को, जब शोषक शोषण के भेद को, जब पूंजीवादी और याचक समुदाय के भेद को समाप्त किया जाएगा। यही वह समय था जब विश्व पर द्वितीय महायुद्ध के घनघोर भयावह काले बादल मंडरा रहे थे। सन 1936 के आसपास का यह समय था और प्रगतिवादी काव्यधारा मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को, उसी मार्क्सवादी दृष्टि और दर्शन को अपना लक्ष्य बनाकर अग्रसर हो रही थी। यह मार्क्सवादी दर्शन सर्वहारा वर्ग, जो सब कुछ हार चुका है, उस वर्ग की समस्याओं को चित्रित करने के लिए चिंतित था। उनके साथ खड़े होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए समाज में एक साम्यवाद की वकालत करते हुए
वह अपनी भूमिका निभा रहा था। तो मार्क्सवादी दर्शन इस धारा के, इस युग के कवियों को समग्रतः प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए भारतीय समाज के उस समय के, उस काल और युग के जन संकट, उस युग की जनता के संघर्ष, उस समय के अभाव, गरीबी, बेबसी तथा उपेक्षा भाव से गुजर रहे जनजीवन को एक तरह से शक्ति प्रदान करने का काम, उनके साथ खड़े होकर उनका आत्मबल बढ़ाने का उपक्रम, यह प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद के दर्शन के साथ चलते हुए, उससे प्रभावित होते हुए कर रही थी। ये जो सामंतवाद और पूंजीवाद है, इन्हीं की विभीषिकाओं को कुचलने का, सामंतवाद और पूंजीवाद से संघर्ष करते हुए उस पर विजय हासिल करने का आह्वान प्रगतिवादी कविता करती हुई दिखाई दे रही थी। रूस में प्रतिष्ठित साम्यवाद और पश्चिम के अनेक देशों में फैल रहे मार्क्सवादी दर्शन ने भारतीय बुद्धिजीवियों के लिए भी प्रेरणा का कार्य किया था। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि प्रगतिवाद की जो पृष्ठभूमि है, प्रगतिवादी काव्यधारा और गद्य रचनाओं की जो आधारशिला है, उसके मूल में मार्क्सवादी दर्शन काम कर रहा था। इसलिए प्रगतिवादी कवियों ने भी अपनी कविताओं के माध्यम से उसी मूलभूत दर्शन को प्रतिबिंबित करने का, को उद्घाटित करने का कार्य किया था। तो मित्रों, यह प्रगतिवाद के स्वरूप, उसकी अवधारणा, उसकी प्रेरणा, उसकी आधारशिला, इसके परिप्रेक्ष्य में हम प्रगतिवादी कवियों को और उनके प्रदेय को देखते हैं। अभी इस विषय को विराम देते हुए पुनः इस विषय पर उसे जारी रखते हुए आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।